नमस्कार दोस्तों, मैं सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर अमित यादव वीआरबी एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम ये रीजनिंग एक टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में लेके आया हूं, सारे अग्निवीर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो आप ब्लड रिलेशन का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टार्टिंग में मैं आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जिसको देखते हुए अगर आप वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से सीखोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके पेपर में। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैं सीआईएसएफ में एसआई हूँ और ब्लड रिलेशन हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। देखो, 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके, जो हम अगर किसी क्वेश्चन को करते हुए अगर ध्यान रखते हैं तो एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि ये जनरेशंस। अच्छा, जनरेशंस क्या होता है? जनरेशंस को हम बोल सकते हैं मतलब हमारी पीढ़ियाँ। हमारी पीढ़ी। तो सबसे पहले जब भी अगर हमारी पीढ़ी आती है तो जैसे कि अगर हम देखें कि सबसे पहले मतलब हमारे दादा से चालू करते हैं, हमारे दादा, फिर हमारे पिता, फिर बेटा या बेटी। तो मेरा समझाने का मतलब ये है कि जैसे ही हम इस जनरेशन्स की बात आएगी, हम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हुए आएंगे। ठीक है। सेकंड है हमारा मेल फीमेल। अच्छा, मेल, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मेल फीमेल। अच्छा, अगर मेल है मतलब अगर पुरुष है तो हम उसको पॉजिटिव साइन से दर्शाएंगे, और अगर फीमेल है तो उसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हस्बैंड वाइफ। अच्छा, हस्बैंड वाइफ का क्या है? सिंपल सा हम उसको एक गोले में डिनोट कर देंगे। चौथा है हमारा ब्रदर सिस्टर, सिस्टर सिस्टर और ब्रदर ब्रदर। देखो, जैसे मैंने लिख रखा है कि जो सेम, जैसे मतलब सेम जो पीढ़ी में है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैसे ए और बी। अगर ये दोनों भाई हैं तो हम इसको, ये प्लस का मतलब है कि ये दोनों पुरुष हैं और इनको हम लोग सेम लाइन में लिखेंगे। ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है। तो क्या हो गया? पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर हमारे पीढ़ियों के बारे में अगर हमें अगर लिखना है तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है अगर पुरुष है तो हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, फीमेल है तो हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। तीसरा है अगर हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, तो हम उसको गोले के अंदर डिनोट करेंगे। और चौथा है अगर भाई बहन है या बहन बहन है या भाई भाई है तो हम उनको एक सीधी लाइन में लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये हमारे महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी है, ये उनकी वाइफ है। तो जैसे अगर हमें धोनी, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है तो ये हो गए हमारे पुरुष, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम साइन। ये हमारी इनकी वाइफ है साक्षी, इसको हम नेगेटिव से डिनोट कर देंगे। अगर ये पति पत्नी है तो हम इसको गोले के अंदर इंक्लूड कर देंगे, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था। अगर पुरुष है तो उसके ऊपर प्लस का साइन, अगर महिला है तो उसके ऊपर नेगेटिव का साइन, और अगर ये हस्बैंड वाइफ है तो इसको हम गोले में डिनोट कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनमें बच्चा बहुत गलती करता है। देखो, इसके अंदर 2 तरीके हैं, या तो आप इसकी जो लैंग्वेज है, या तो इसकी जो लैंग्वेज है उसको आप पढ़ के समझ जाएं, या हम एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रखेंगे जिसके बेसिस पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो मैं अभी बता रहा हूँ वो चीज़ अगर उसमें आती है तो वो हम लोग उसमें इंक्लूड कर लेंगे। जैसे कि देखो, अगर इस क्वेश्चन है ए बी का पिता है और सी का पति है। अब देखो, ये और, जहां भी क्वेश्चन के अंदर और लेकिन आ जाता है
तो हम क्या करेंगे, मतलब उस क्वेश्चन में ये है कि वो पहले जो पहला सब्जेक्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ए बी का पिता है, तो ए बी का पिता है। अब देखो ए बी का पिता है, सबसे पहले जो अपना पहला कॉन्सेप्ट था जनरेशन, उसमें मतलब जो ऊपर जनरेशन में उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब कह रहा है कि ए बी का पिता है, मतलब ए क्या है, ए पुरुष है, पिता है तो ठीक है। आगे पढ़ते हैं, और सी का पति है। अब आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो सी का पति है वो ए है या बी है। ये ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना है कि हमें अगर बीच में और दिया हुआ है या लेकिन दिया हुआ है, मतलब ये पहले सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। और फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, फर्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे ए, यानी ए बी का पिता है और ए सी का पति है। अब ए जो है वो सी का पति है, तो हम लोग ए सी का पति है, सी महिला है, इसकी पत्नी है, और ये हम लोग इसको पति पत्नी है तो इसको गोले में डिनोट कर देते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला है ए बी का पिता है जो सी का पति है। अब यहाँ आप वापस कंफ्यूज हो जाओगे कि ये यहाँ पे जो सी का पति है, ए सी का पति है या बी सी का पति है। तो इसके लिए हमें क्या ध्यान, यहाँ पे जैसे हमें आया हुआ बीच में जो, अगर कहीं क्वेश्चन में जो और जिसका वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है ये सेकंड वाले सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। जैसे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है जो सी का पति है। अब यहाँ ए सी का पति है या बी सी का पति है, इसके लिए मैंने बताया कि अगर जो जिसका आ जाता है मतलब बी के बारे में बात कर रहा है, तो यानी बी सी का पति है। तो अगर बी सी का पति है तो ये हस्बैंड हो गया, ये वाइफ हो गई, और ये दोनों को हस्बैंड वाइफ है तो हमने गोले में ले लिया। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे एग्जामिनर क्या करता है कि आपको लैंग्वेज में घुमाता है। जैसे कि आप पहले दूसरे में देखोगे कि यहाँ पे सी का पति ए था और यहाँ पे सी का पति बी है। यही चीज़ आपको समझना है कि ये जो सी का पति ए है या बी है वो हम लोग कैसे पता करेंगे। वो इनके बीच में जो ये वर्ड आते हैं और लेकिन आता है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब ए के बारे में बात कर रहा है। जो जिसका अगर वर्ड आ जाता तो मतलब सेकंड सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, मतलब बी सी का पति है। चलो अभी आगे चलते हैं। अब शायद अब हम लोग इन्हीं जो कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़े थे, 4 कॉन्सेप्ट और एक ये वाला कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, इन क्वेश्चंस के इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं अपन और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, ए बी भाई है, यानी ए और बी भाई हैं। ठीक है, ए बी भाई है मतलब ए बी पुरुष है और बी भी पुरुष है। ठीक है, सी डी बहनें हैं। देखो सी डी बहनें हैं, लेकिन अभी इन्होंने इसमें आगे लाइन में नहीं बताया कि सी और डी का ए बी से क्या संबंध है, तो इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, सी और डी बहनें हैं। ठीक है, ए का बेटा डी का भाई है, यानी अगर ए का बेटा है तो पीडी के हिसाब से नीचे आएगा, यानी ए का ये एक बेटा है जो कि डी का भाई है, यानी जो हमने ये साइड में अलग से निकाला था। अब देखो अगले लाइन में इसका लिंक बता दिया, तो ये कह रहा है कि ए का बेटा डी का भाई है, यानी डी का भाई है, यानी ये जो बेटा है ये डी का भाई है, ये बहन हो गई, और जो डी है वो सी की बहन है, तो ये भी यहाँ आएगा। ठीक है, तो बताओ बी का सी से क्या संबंध है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से देखनी है, जो पहले आता है मतलब बी, यानी इसका बताना है बी का सी से क्या संबंध है, यानी जो ये बी है इसका सी से क्या संबंध है। तो ये क्या संबंध हो गया, देखो ये इनका फादर है ए बेटे का और डी सी का, और उसके फादर का भाई बी है, तो यानी बी इसका सी का क्या हो गया, चाचा,
या फिर बोल सकते हैं अंकल। अभी देखो इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा हुआ है बी का सी से क्या संबंध है। तो हमने बताया कि बी का सी यानी बी सी का क्या लगता है, तो बी सी का चाचा लगता है। इसमें ये क्वेश्चन अगर ये होता कि सी का बी से क्या संबंध है, तो जो पहले होता, मतलब क्वेश्चन ये होता सी का बी से क्या संबंध है। तो हम लोग जब ये हमारे पहले आ रहा है तो हम इसको पहले पकड़ते कि सी का बी से क्या संबंध है। तो सी बी की क्या हो गई, भतीजी। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप पूरा ये बना लो और लास्ट में क्वेश्चन ये करते वक्त गलती मत करना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किसके किसके बारे में, किससे रिलेटेड ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले ध्यान से। ए बी का भाई है, यानी ए जो है, ए बी का भाई है। देखो ए बी का भाई है यानी ए, हमें यहां पता चल गया कि ए क्या है, पुरुष है। अगली लाइन है सी डी के पिता हैं। देखो सी डी के पिता हैं लेकिन ए बी से अभी उनका कोई संबंध नहीं बताया है, तो अपन इसको साइड में लिख लेंगे। सी डी के पिता हैं, सी पिता है किसके, डी के। ई बी की माता है, ई क्या है, बी की माता है, तो यानी ये महिला हो गई। ए डी भाई हैं। अब देखो यहां पे ए और डी भाई हैं, तो ए डी भाई है मतलब ये सेम लाइन में आएगा, और ये भी क्या हो गया, पुरुष, और इनके पिता सी। तो ई सी से किस प्रकार संबंधित है। देखो वापस इसको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन करते वक्त कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है। तो यानी ई सी से किस प्रकार संबंधित है। देखो जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया था जनरेशन, मतलब जो ये वाला पार्ट है ये सब सेम जनरेशन में है, मतलब ये सब आपस में भाई बहन है। तो इनकी अपर वाली जनरेशन, तो ये देखो ये यहाँ पे अगर डी के पिता सी हैं और ये आपस में भाई बहन है, और ये बी की माता सी है, तो ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। ई सी से किस प्रकार संबंध, तो ई सी की क्या लगी, पत्नी। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एम एस से विवाहित है, तो एम जो है, एम किससे विवाहित है, एस से। लेकिन हमें यहाँ पे अभी नहीं पता चला है कि इनके अंदर अगर ये विवाहित हैं तो कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, इसलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। पी एच का भाई है। अब देखो पी और एच का भाई है, तो अभी जिसका एम और एच से कोई संबंध नहीं पता चला है तो इसको साइड में लिख लेते हैं। पी एच का क्या है, भाई। एस एल की माता है, एस एल की माता है, तो यानी ये महिला हो गई। जो एच का भाई है, देखो जो मैंने वहां पे कॉन्सेप्ट बताया था, जो आ गया। जो का मतलब क्या होता है, जो और जिसका आ जाए तो किसके बारे में बात कर रहा है, वो सेकंड वाले सब्जेक्ट के बारे में, यानी एल। एल एच का भाई है, एल एच का भाई है। ये देखो यहाँ अपने अलग से निकाला था, ये इसका संबंध यहाँ पता चल गया है, एल एच का भाई है। तो एल क्या है, भाई है, तो पुरुष आ गया। एच का एम से क्या संबंध है, एच का एम से क्या संबंध है। जब हमें पता चला कि ये दोनों विवाहित हैं, ये एस महिला है, तो एम क्या होगा, पुरुष होगा। तो एच का एम से क्या संबंध हो गया, ये इसका तो एच का एम से क्या संबंध हो गया। देखो यहां पे हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें एच का जेंडर नहीं पता चला, ना हमें ये पता चला एच पुरुष है कि महिला है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जो आंसर टिक करेंगे वो होगा नन ऑफ दीज। आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, खुद का दिमाग लगा के इसको कोई
ये बेटा बता देगा, कोई बेटी बता देगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि एच का क्या जेंडर है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेटा है कि बेटी है? तो ऐसे क्वेश्चन नन ऑफ दीज या कांट डिटरमाइन, ये इसका आंसर होगा। तो बात यह है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन करना है। अपने दिमाग से कुछ भी नहीं करना है, अपने दिमाग से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है कि ये महिला होगा या पुरुष होगा। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को वैसे ही मानते हुए आपको चलना है। अननेसेसरीली अगर अभी यहाँ पे आप अगर इसका एक ऑप्शन होता बेटा और दूसरा होता दामाद या इस तरह करके 3-4 ऑप्शन होते, तो आप अपने दिमाग से जो क्वेश्चन गलत किस लिए हो जाता, कुछ लोग क्या करते, ये बेटा को क्लिक मार के आ जाते। लेकिन यहाँ पे जेंडर का पता नहीं चल रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, कांट डिटरमाइंड या नन ऑफ दीज। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनिल और अभय भाई हैं। तो देखो अनिल और अभय क्या है, भाई हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्वाति समीर की बेटी है और अनिल की बहन है। यानी जो स्वाति है, देखो यहाँ पे मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि हमें इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद अनिल और अभय का स्वाति से अभी कोई लिंक नहीं पता चल रहा है, इसलिए हम लोग जो अगले की लाइन है उसको साइड में लिख लेंगे। स्वाति समीर की बेटी है, तो स्वाति का पिता कौन है, समीर, और अनिल की बहन है। यानी जो स्वाति है वो क्या है, अनिल की बहन है। तो देखो यहाँ इसमें लिंक क्रिएट हो गया। अगर अनिल की बहन स्वाति है और स्वाति के पिता कौन है, समीर, अभय की माता समीर से कैसे संबंधित है? अब अभय की ये है माता, समीर से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो स्वाति, अनिल और अभय तीनों भाई बहन हैं, तो जो अभय की माता होगी वही स्वाति की माता होगी, वही अनिल की माता होगी। तो यानी समीर और माता क्या हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो क्वेश्चन क्या है, अभय की माता यानी माता जी जो है समीर से किस प्रकार संबंधित है? जो माता है वो समीर की हो जाएंगी पत्नी। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चंस को क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन पढ़ के और उसको सोल्व करते जाना है। जहाँ लिंक नहीं बैठ रहा है जिन क्वेश्चंस का, उनको साइड में लिख लेना है, और उसके बाद आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसका कहीं ना कहीं लिंक आएगा। जैसे इसके बारे में पहले नहीं दिया हुआ था, लेकिन आगे चल के हमें ये बता दिया कि स्वाति जो है वो अनिल की बहन है, तो वहाँ से हम उस चीज़ को उठा के यहाँ लिया है, उसको लिंक करा और फिर आंसर सोल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ए डी का भाई है। ए किसका भाई है, डी का। तो हमें ये पता चल गया कि ए क्या है, पुरुष है। डी बी का पिता है, तो जी जो डी है वो किसका पिता है, बी का। तो यानी हमें इसका भी जेंडर पता चल गया। बी और सी बहनें हैं, तो मान लो बी और सी बहनें हैं, तो हमें इनका भी जेंडर पता चल गया कि दोनों महिलाएं हैं। तो ए सी से कैसे संबंधित है? तो यानी ए सी से कैसे संबंधित है? तो ए सी से कैसे संबंधित है? देखो सी का पिता है डी और डी का भाई है ए, तो ए सी का क्या हो गया, तो ए सी का हो गया चाचा, यानी अंकल। देखो अगर आप जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो 4 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। आप बहुत सारी जगह पढ़ेंगे कि मतलब जैसे अगर पुरुष है उसको डिनोट करने का अलग सिंबल लिखा हुआ है, महिला को अलग, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा सिंबल से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सबसे बेटर है कि जो मैंने 4 स्टार्टिंग में जो बेसिक्स बताए थे उनका ध्यान रखें। दूसरा अगला बेसिक्स था जिसमें और, लेकिन, जो, जिसका अगर वर्ड आ जाता है तो हमें वो कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो वो आपको ध्यान रखना है। उससे आपके क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाएंगे, ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा, समय पे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं, यानी विनीता
और अमिता किसकी बहनें हैं? गौरव की। एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर क्वेश्चन में जैसे अगर मान लो अगर दे रखा है कि विनीता अमिता दोनों बहनें हैं और अगर ये दे रखा हो कि विनीता अमिता दोनों भाई हैं, तो आपको अपने हिसाब से नहीं मानना है नाम के हिसाब से कि विनीता और अमिता ये पुरुष का नाम कैसे हो सकता है। हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको वैसे के वैसे मान लेना है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। तो क्वेश्चन है विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं, आशीष विनीता का पिता है, तो जो आशीष है वो किसका पिता है? विनीता का। अंश अमिता का पुत्र है, अंश जो है वो क्या है? अमिता का पुत्र है। आशीष का अंश से क्या संबंध है? अच्छा सॉरी, ये विनीता नहीं आएगा, ये आशीष आएगा। आशीष जो है वो विनीता का पिता है। तो ये कह रहे हैं कि आशीष का अंश से क्या संबंध है, तो ये आशीष है और ये अंश है, यानी आशीष का अंश से क्या संबंध है। अगर विनीता अमिता गौरव अगर भाई बहन हैं और विनीता के पिता आशीष हैं, या फिर अमिता के पिता भी आशीष ही हैं, और अमिता का जो लड़का अंश है वो आशीष, जो आशीष है उसका क्या लगेंगे? तो क्या लगेंगे? नाना। तो आशीष का अंश से क्या संबंध है? तो आशीष क्या हो गए? नाना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी अमित और मनोज भाई हैं। अमित और मनोज क्या है? भाई। रोहित मनोज के पिता है। अगर ये दोनों भाई हैं और रोहित हैं जो, वो किसके पिता हैं? मनोज के। टीपू अमित की माँ है, जो टीपू है वो अमित की माँ है। टीपू का रोहित से क्या संबंध है? देखो अमित और मनोज दोनों भाई हैं, मनोज के पिता रोहित हैं, यानी रोहित अमित के भी पिता हुए, और टीपू जो है अमित की माता है तो वो मनोज की भी माता हुई। तो रोहित, तो टीपू का रोहित से क्या संबंध है, यानी टीपू का रोहित से क्या संबंध है? तो ये टीपू जो है रोहित की क्या लगी? पत्नी। देखो एक ऑप्शन के अंदर आपके ये पति भी होगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको ये देखना है कि आपको ये देखना है कि किसका किससे रिलेशन पूछा है। जैसे यहाँ पूछा है टीपू का, यानी टीपू का रोहित से क्या संबंध है, यानी टीपू का रोहित से क्या संबंध है। तो टीपू क्या हुई? रोहित की पत्नी हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखो अनीता और सुनीता बहनें हैं। अनीता और सुनीता क्या है? बहनें हैं। अमित और मनोज भाई हैं। तो देखो अमित और मनोज का अभी अनीता और सुनीता से हमें कोई संबंध नहीं पता चल रहा, तो हम इसको लिख लेते हैं साइड में, यानी अमित और मनोज क्या है? भाई है। ठीक, आगे देखते हैं। अनीता की बेटी, यानी अनीता की बेटी अमित की बहन है। किसकी बहन है? अमित की। तो देखो जो अनीता की बेटी है वो अमित की बहन है, और अमित किसका भाई है? मनोज का। तो ये क्या हो गया? बेटी अमित और मनोज क्या हो गए? तीनों भाई बहन हो गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सुनीता का मनोज से क्या संबंध है? सुनीता का मनोज से क्या संबंध है? तो सुनीता का मनोज से संबंध क्या है? क्या हो गई? मौसी हो गई। क्यों? क्योंकि अगर अनीता अमित की भी मम्मी है और मनोज की भी मम्मी है, और अनीता की बहन है सुनीता, तो मम्मी की बहन क्या लगी? मौसी, या फिर इंग्लिश में हम इसको आंट भी बोल सकते हैं। चलो आगे नेक्स्ट देखो।
अगर आप क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उन क्वेश्चंस को एक एक लाइन टू लाइन अगर उसको रीड करेंगे, तो जो ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हाँ, जो बच्चा गलती वही करेगा जो जल्दबाजी में इस क्वेश्चंस को पढ़ेगा और अपने हिसाब से कुछ चीज़ें अज्यूम करेगा। अपने हिसाब से आपको कोई भी चीज़ अज्यूम नहीं करनी है, आपको केवल क्वेश्चंस के बेसिस पर चलना है। जो लिखा है उसी को सत्य मानना है और उसी को समझ के आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बस एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि देखो, अब जैसे लैंग्वेज दी हुई है कि जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि अनीता सुनीता, तो यहाँ पे नाम दिए हुए थे, तो हमें ये पुरुष और महिला का क्या है कि प्लस माइनस के निशान नहीं लगाने पड़ रहे थे। लेकिन जहाँ पे ए बी जहाँ क्वेश्चन रहेंगे वहाँ पे हमें अपनी सहूलियत के लिए पुरुष महिला या फिर जो जनरेशन्स के बारे में पढ़ाया था उनको ऊपर से नीचे लिखते हैं, भाई बहन सिस्टर हैं उनको एक लाइन में लिखते हैं। तो वो चीज़ अपन को ध्यान रखनी है अच्छे से, तभी आपके क्वेश्चन काफ़ी इजीली सोल्व हो जाएंगे। अगर नाम आ जाता है तो फिर इतना ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ हम उसका जेंडर मतलब उसका प्रेडिक्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसे अब है अगला क्वेश्चन है, किटी रमन की पत्नी है। तो किटी क्या है? रमन की पत्नी है। ये हमारे रमन हो गए और रमन की पत्नी है किटी। देव किटी का इकलौता भाई है। तो देव जो क्या है वो है किटी का भाई। किटी का देव भाई हो गया, रमन का साला हो गया। यदि डोली किटी की बेटी है तो किटी की बेटी कौन हो गई? डोली। तो देव डोली से कैसे संबंधित है? तो जो देव है वो डोली से कैसे संबंधित है? देखो, कुछ बच्चे, अब इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा मामा, एक क्वेश्चन मिलेगा भांजी। अब कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग मामा पे टिक मारेंगे, कुछ भांजी पे टिक मारेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किसका किससे रिलेशन पूछा है। यहाँ पे देखो, देव डोली से कैसे संबंधित है, मतलब हमें देव का रिलेशन डोली से पूछा है, ना कि डोली का रिलेशन देव से पूछा है। अगर क्वेश्चन होता कि डोली का देव से क्या संबंध है, तो देव जो डोली हो जाती भांजी, और इसमें पूछा है कि देव डोली से कैसे संबंधित है, मतलब देव डोली से कैसे संबंधित, देव डोली का क्या लगा? मामा। तो आंसर देते वक्त आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे लास्ट के अंदर कोई भांजी लगा के आ जाएगा, आपका पूरा क्वेश्चन आपका सोल्व किया हुआ है लेकिन आप उसका आंसर गलत कर देंगे, आपको उसका नेगेटिव हो जाएगा, आपके नंबर कटेंगे। इसलिए आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करो, उतना ही ध्यान आपको आंसर देने में रखना है कि किसका किससे रिलेशन पूछा है। मैं बार बार आपको यही रिपीट कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो, अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो इसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। यानी ये हमारे हो गए कार्तिक। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे, यानी कार्तिक का एक बेटा है, वो नीचे आएगा, क्योंकि अपन पीढ़ियों के बारे में पढ़ा था, पीढ़ियों को हमेशा ऊपर से नीचे लिखेंगे। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, तो बेटे की बेटी कौन है? सलोनी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निरुपमा दीपक की माँ है। पहली लाइन में और जो अगली लाइन है उसमें इसमें कोई रिलेशन नहीं आ रहा, तो हम इसको साइड में रख लेते हैं, आगे जाके हमें इसका रिलेशन पता चल जाएगा। तो निरुपमा क्या है? दीपक की माँ। ठीक है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। यानी यामिनी का जो इकलौता बेटा है अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। निरुपमा का हस्बैंड कौन हो गया? अंकित। और अंकित किसका बेटा है? यामिनी का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कार्तिक दीपक के दादाजी हैं। अब देखो, कार्तिक दीपक के दादाजी हैं, तो ये हमारे कार्तिक हो गए और ये किसके दादाजी हैं? दीपक के, है ना। तो क्वेश्चन क्या है? कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो, दीपक की दादी कौन हो गई? यामिनी हो गई, और दीपक के दादाजी कौन हो गए? कार्तिक हो गए। तो कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है? तो कार्तिक अंकित से किस प्रकार
संबंधित है तो कार्तिक अंकित के क्या हो गए, पिता। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कार्तिक, सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, तो सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, ये अपन ने इतना लिख लिया। आगे देखते हैं, निरुपमा दीपक की माँ है, तो निरुपमा दीपक की माँ है। आगे पढ़ते, यामिनी के इकलौते बेटे, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है, तो यानी ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, आगे देखो, कार्तिक दीपक के दादाजी हैं, तो अब ये हमारा जो एक ट्री है वो जो अलग से चल रहा था, ये अलग से चल रहा था। अब इस लाइन से हम इन दोनों ट्री के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। कार्तिक दीपक के दादाजी हैं, अगर आप देखोगे तो दीपक की दादी कौन हो गई, यामिनी हो गई, और दीपक के दादाजी कौन है, कार्तिक हो गए, तो ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ, कार्तिक और यामिनी। अच्छा, इनका बेटा कौन है, अंकित, और बहू कौन है, निरुपमा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, तो कार्तिक अंकित का क्या हो गया, पिता, तो यही हमारा आंसर निकल गया है। देखो, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं इनको हमें ध्यान से ये पढ़ना पड़ता है, तभी आपका राइट आंसर आएगा। एक एक लाइन को आप अच्छे से पढ़ोगे, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ब्लड रिलेशन बहुत ही सिंपल ये टॉपिक होता है। बात ये है कि जो लैंग्वेज जो आती है वो कभी कभार थोड़ा घुमा के आ जाती है, जिसको आपको ध्यान रखना है और समझदारी से आंसर करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माला और लाली बहनें हैं, क्या हो गई, माला और लाली बहनें हैं। ठीक है, महेश देव के पिता हैं। अब महेश और माला लाली का अभी कोई संबंध नहीं, तो इसको साइड में चला लेते हैं। महेश देव के पिता हैं, तो जनरेशन चेंज हो गई, तो देव क्या आएगा, नीचे। गार्गी माला और देव की माता है, तो जो गार्गी है वो माला की भी माँ है और किसकी माँ है, देव की भी माँ है। तो देखो, ये अब इस लाइन में हमें इन दोनों का संबंध है। अब देव, जो गार्गी है वो देव की भी माता है और माला की भी है, तो देव को हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि देव माला और लाली का भाई हो गया। और देव के पिता कौन है, महेश, इसको यहाँ लिख दिया। तो अगर इसको देखें तो महेश और गार्गी हस्बैंड वाइफ हो गए, और देव माला लाली इनके ये दो लड़कियां और एक लड़का हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, महेश के पिता लाली से किस प्रकार संबंधित। अब महेश के पिता हैं, इनका लाली से क्या संबंध है। अब महेश के पिता का लाली से क्या संबंध है, तो क्या हो गए, दादाजी, आंसर। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, ये हमारी जो टाइप 2 हो गई, वो वाली टाइप है जिसके अंदर आपको ये लैंग्वेज दे रखी होगी और आपको उसको पढ़ के उसका आंसर ये फाइंड आउट करना है। और एक क्वेश्चन ये इस तरह के आते हैं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आप इसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप, जैसे ये क्वेश्चन होता है, आप इन क्वेश्चंस को अपने रिलेशन में, जो आपके मतलब दादाजी हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई है, बहन है, जीजा है, साली है, उसके अंदर आप उसको रिलेट करके कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको, जैसा हम ये पहले करते आए हैं लिख के, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिख के करें, लेकिन ये एग्ज़ाम में मतलब टाइम बेस्ड रहता है, तो आपको ये मेरे हिसाब से मतलब लिख के करना चाहिए। अगर कोई बच्चा बिना लिखे भी करता है, अपने रिश्तों में उनको ये रिलेट करके करता है और उसका आंसर ले आता है, तो वो भी ठीक है। तो आपको देखना है कि आप कौन से तरीके से करना चाहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमित ने कहा, तो हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन इसको रीड करेंगे और तब इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो किसने कहा, अमित ने कहा, तो हमने अमित यहाँ लिख लिया। अमित ने कहा, यह लड़की, अमित ने कहा एक लड़की है उसको, अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ, यानी अमित की माँ,
यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो माँ का पोता कौन हो गया? अमित का बेटा की पत्नी है, यानी ये दोनों क्या है? लड़की और पोता क्या है? हस्बैंड वाइफ है। तो अमित लड़की से कैसे संबंधित है? तो अमित लड़की का क्या हो गया? ससुर। देखो सिंपल सिंपल, आप अगर इसको ऐसे डायग्राम से चलोगे तो आपका आंसर गलत भी नहीं होगा और आपका इजीली उससे जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे क्वेश्चंस को लिखते रहो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। हाँ, अगर कोई बच्चा है कि अगर अपन को अपने इस क्वेश्चन को अगर अपने ये रिश्तों में ले जाके और उनको वहाँ से अगर ओरली कर लेता तो वो अच्छी बात है, बट अगर आप ऐसे डायग्राम से करना चाहते हैं वो भी ठीक है, आप जल्दी कर पाएंगे, आपका सही आंसर आएगा। तो एक बार वापस देखते हैं। अमित ने कहा, यहाँ कोई लड़की है, अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ यानी अमित की माँ का पोता की पत्नी है, यानी अमित के माँ के पोते की पत्नी है। तो यानी पोता और लड़की क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। और अमित उनका क्या हो गया? ससुर। वही पूछा है अमित लड़की से कैसे संबंधित है। तो अमित लड़की से कैसे संबंधित है? अगर अमित का बेटा है, ये पोता, ये दोनों लड़की हस्बैंड वाइफ हो गए, तो अमित क्या हो गया? ससुर। देखो ये मैंने जो आपको जनरेशन के बारे में पढ़ाया था, तो सबसे पहले क्या हो गया? हमारे माँ और पिता वाली जनरेशन हो गई, उसके बाद बेटा हो गया, बेटा के बाद इसका बेटा और माँ और पिता का पोता हो गया, पोता या पोती। तो इसको जैसे मैंने आपको जनरेशन के बारे में पढ़ाया था कि आप उनको ऊपर से नीचे लिख के चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पे मैंने पोता लिखा, पोता मैं किसके संदर्भ में लिख रहा हूँ? माँ के संदर्भ में लिख रहा हूँ, लेकिन अमित का तो बेटा हुआ ये, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, जनरेशन को ऊपर से नीचे लिखते आ जाएं, आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए, यानी एक कोई व्यक्ति है, राम ने कहा एक व्यक्ति का फोटो है, राम ने क्या कहा है? उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है। यानी राम ने कहा है उसकी माँ, यानी व्यक्ति की माँ मेरे पिता यानी राम के पिता के बेटे की पत्नी है। उसकी माँ मेरे पिता के बेटे की पत्नी है, यानी क्या हो गया? राम और माँ क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। और मेरे आगे पढ़ते हैं, मेरे कोई भाई बहन नहीं है, यानी राम के कोई भाई बहन नहीं है। तो राम किसका चित्र देख रहा था? तो राम अपने बेटे का ही, अपना बेटा या बेटी का चित्र देख रहा है। अब इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक व्यक्ति के चित्र को देखते हुए राम ने कहा, तो राम ने एक व्यक्ति के चित्र को देखकर कहा कि उसकी माँ यानी व्यक्ति की माँ राम के पिता के बेटे की पत्नी है। तो यानी राम और माँ क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ हो गए। और ये व्यक्ति जो है ये या तो राम और माँ का बेटा हो गया या बेटी हो गया। तो आंसर हमारे बेटा या बेटी में से एक होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये एक नई टाइप है जिसमें हमें नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स को हमें काउंट करना पड़ता है। वो चीज़ हम काउंट करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये एक परिवार में एक आदमी की एक पत्नी है, यानी एक परिवार में एक आदमी की एक पत्नी है, ठीक है। उनके 3 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं, यानी इनके कितने पुत्र हो गए? 3, और इनकी पत्नियां हो गई। प्रत्येक पुत्र की 3-3 संतानें हैं, यानी हर पुत्र की क्या है? 3-3 संतानें। ठीक है।
अब पूछा है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, तो इनको गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारा आंसर क्या हो गया 17। देखो इस क्वेश्चन में जैसे ये भी बन सकता था कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं या परिवार में कुल कितने महिला सदस्य हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे और भी अगर ये दो टाइप अगर दो क्वेश्चन और भी अगर पूछ सकता तो ये भी पूछ सकता था कि कितने पुरुष हैं और कितनी महिलाएं हैं। तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा 17। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। सविता ने एक लड़के को का यह कहकर परिचय कराया, यानी ये हो गई सविता, और ये हो गया एक लड़का। अब देखो जो सविता है इस लड़के के बारे में क्या कह रही है कि वह, सविता कह रही है कि वह मेरे मामा, यानी सविता का जो मामा है ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि ये सविता से ऊपर वाली पीढ़ी है। मामा के पिता, यानी मामा के पिता हैं तो वो मामा से ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि तभी तो हमारी जनरेशन बनेगी। पिता, फिर उनका लड़का, फिर बच्चे, इस तरह। सविता कह रही मेरे मामा के पिता की इकलौती पुत्र का पुत्र है, यानी पिता की पुत्री हो गई, इकलौती पुत्री का पुत्र है, तो यानी ये लड़का किसका पुत्र है, इसकी पुत्री का, पिता की पुत्री का ये हो गया लड़का। तो लड़का सविता का क्या लगता है, तो लड़का सविता का क्या लगा, भाई लगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जैसे अगर मान लो कि जैसे वहाँ था सविता, लास्ट क्वेश्चन में जैसे सविता था वो लड़का था, है ना। तो जैसे देखना जो सेम लाइन में, मैंने तो आपको बताया था कि अगर सेम लाइन में हो तो वो सेम जनरेशन में होते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, इस तरह के रिलेशन आंसर होते हैं। एक महिला की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा, ये हमने लिखा महिला, और ये किसकी तरफ, रीना ने कहा, तो रीना इधर लिख लिया, यानी रीना ने इस महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा वह मेरे ससुर, यानी रीना का ससुर, ये वो जनरेशन वाले कॉन्सेप्ट से ससुर ऊपर आएगा। वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। ससुर की इकलौती बेटी कौन हो गई, ये महिला। तो क्वेश्चन है कि महिला रीना से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला रीना की क्या लगी, ननद। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में भी आंसर कर सकते हैं अगर आप सिस्टमेटिक चलेंगे, उनको कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मैंने आपको जो ब्लड रिलेशन में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं उनका रिवीजन, मतलब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। देखो आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग के जो 4 स्लाइड के अंदर जो आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं उनको आपको अच्छे से देखना है, उनको लर्न करना है। उसके बाद अगले 3-4 क्वेश्चन जो हैं आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये देखना है कि देखो ये क्वेश्चन करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, चीज़ें होती हैं कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हो, और अगर आप सही अप्रोच करोगे तो आपका सही आंसर आएगा। तो इसके लिए ये मत करना कि आप थोड़ा सा 10 मिनट का वीडियो पढ़ें और फिर आप खुद क्वेश्चन करना शुरू कर दें, नहीं। आप 3-4 क्वेश्चंस को देखें, मुझे इस वीडियो को देखें कि आप मैं कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करता हूँ, कैसे लाइन टू लाइन पढ़ता हूँ, कैसे उनका आपस में रिलेशन, जैसा अगर नहीं बन रहा तो उनको साइड में लिख देता हूँ, और उसके बाद उनका रिलेशन में ये बाद में जो नेक्स्ट लाइन क्वेश्चंस की आएगी तो मैं उनका रिलेशन उसमें शो कर देता हूँ और फिर उसका आंसर इजीली आ जाता है। तो आप 3-4 क्वेश्चंस को पहले देखें, मेरी अप्रोच देखें, उसके बाद आप कोई भी बुक लें और उसमें आपको जो मैंने जो बताया वो बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके उन क्वेश्चंस को करें। और अगर इस पे अगर 30-40 क्वेश्चन लगा लेते हैं प्रीवियस, या फिर कोई जो वनडे एग्ज़ाम है जिनके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उनके क्वेश्चन लगा लें, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।